नमस्कार साथियों, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। उम्र बिना रुके सफ़र कर रही है। उम्र बिना रुके सफ़र कर रही है और हम ख्वाहिशें लेके वहीं खड़े हैं। तो खड़ा नहीं होना है, आगे बढ़ना है। मेरे प्यारे साथियों, होता क्या है कि हम बहुत ही ख्वाबों की दुनिया में होते हैं, सपनों की दुनिया में होते हैं। हम सोचते ज़्यादा हैं, करते कम हैं। यही हमारी प्रॉब्लम है। सोचो कम, करो ज़्यादा। जिस दिन आपने सोचना कम कर दिया, उस दिन आप करना ज़्यादा शुरू कर दोगे। इसलिए हमें सोचना नहीं है, क्योंकि हमारी सोच में ख्वाहिशें होती हैं, कल्पना होता है, बहुत सपने होते हैं, मीठे मीठे हम इमेजिनेशन में जीते हैं। उससे बाहर आ जाओ, राइट। क्योंकि जो दुनिया है जहां आपको स्ट्रगल करना है, फाइट करना है, आगे बढ़ना है, वो बाहर की दुनिया है, राइट। तो मेरे प्यारे साथियों, हम का बात कर रहे हैं इकोनॉमी सर्वे की, राइट। इकोनॉमी सर्वे की जब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम किसके लिए फ़ाइट कर रहे हैं? इकोनॉमी के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, अपनी इकोनॉमी सुधारने के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, अपने जीवन के सक्सेस के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। उस सक्सेस का इकोनॉमी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, राइट। तो भारत सरकार ने भी कुछ सपना देखा है, कुछ टारगेट तय किया है, उसके लिए वो निरंतर प्रयास कर रहा है। इसी में उसने 22-23 का इकोनॉमी सर्वे अभी 31 जनवरी को प्रस्तुत किया। इसके कड़ी में हमने 2 वीडियो बनाया है। एक हमने बेसिक इकोनॉमी सर्वे देखा है, दूसरा मैं देखा है दूसरी वीडियो में उसके अंदर जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उसको मैंने डिस्कस किया है। जितने भी डेटा हैं, जो आंकड़े हैं, उस पर हमने एक नज़र डाली है। आज हम एक तीसरा वीडियो, इसका पार्ट 3 बना रहे हैं, क्योंकि इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट डेटा की हम बात करेंगे। तो आइए हम देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें आपके लिए क्या हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये इकोनॉमी सर्वे हम 22-23 डिस्कस कर रहे हैं। ये IAS, PCS, RO, ARO, SSC किसी भी हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि SSC के बच्चों के लिए स्पेशल से अलग से भारत सरकार द्वारा बजट पास किया जाएगा। सभी के लिए एक होता है और यहाँ से प्रश्न आपके जरूर पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों देखिए, पहला अगर हम देखें क्वेश्चन, इसमें लिखा है कि सेवा निर्यात में भारत का 7वां स्थान है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखने के लिए बहुत आसान लगता है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया। तो सेवा निर्यात में भारत का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। किसमें? पूरे वर्ल्ड में भारत सबसे ज़्यादा जो है सेवा का, सर्विस का जो है क्या कर रहा है? एक्सपोर्ट कर रहा है ना। 3 चीज़ें आता है, एक प्राइमरी सेक्टर आता है, सेकेंडरी सेक्टर आता है, टर्सरी तृतीय सेक्टर आता है। तृतीय सेवा किस में आता है? तृतीय सेक्टर में आता है। किस में आता है? तृतीय सेक्टर में सेवा आता है। इसके अंतर्गत किस प्रकार की सेवा? मैं आपको टीचिंग कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं शिक्षा दे रहा हूँ, ये क्या है? ये सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आता है ना। तो भारत सरकार जो एक्सपोर्ट करता है, सेवा का, सर्विस का एक्सपोर्ट करता है, उस पे 7वें नंबर से। इसमें होटल, ट्रांसपोर्टेशन, सारी चीज़ें सेवा में आ जाती हैं ना। ये सारी बातें आती हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा। प्राइमरी में एग्रीकल्चर और उससे संबंधित बातें आती हैं। अगर हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो उसमें क्या आता है? उसमें भी निर्माण, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित सारी बातें आ जाती हैं। खनन वगैरह जो भी आते हैं, जो भी इंडस्ट्री है, जो प्रोडक्शन हो रहा है, कंपनियां हैं, ये सब उद्योग धंधे आते हैं। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ है कि भारत 2030 तक 7 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, भारत की जो ग्रोथ है वो बहुत ही शानदार है। मैंने आपसे कल के वीडियो में डिस्कस किया था कि भारत का 22-23 में ग्रोथ रेट कितना है? 7%। कितना है? 7% है। अगर नॉमिनल ग्रोथ रेट की बात की जाए तो 7% है। और 23-24 के लिए जो इसका ग्रोथ रेट है वो कितना है? 23-24 के लिए इसका ग्रोथ रेट है आपका 6.8। कितना है? 6.8 ग्रोथ रेट तय किया गया है। अगर एवरेज ग्रोथ रेट की बात करेंगे तो 6.9 निकल के आएगा, राइट। तो इस तरह से हमने देखा है। तो इसी क्रम में कहा गया है, ये आंकड़ा है कि 2030 तक भारत 7 ट्रिलियन इकोनॉमी भारत की हो जाएगी। जैसा कि नरेंद्र मोदी साहब जब इनकी दूसरी बार ये प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की थी। अब तक तो हमारा देश 5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है उसको अचीव कर लिया होता, लेकिन मेरे प्यारे साथियों, कोरोना की वजह से ऐसा हो नहीं पाया, को थोड़ा सा डिले हुआ है और ये ज़्यादा नहीं गया है 25-26 तक। कब तक? 25-26 तक आपका ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी अचीव कर ली जाएगी। और भारत इस समय, जैसा कि आप जानते हैं, विश्व में 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। किस मामले में? राइट, इकोनॉमी के मामले में, राइट। अगर हम PPP के परचेजिंग पावर के फील्ड के हिसाब से देखें, क्रय शक्ति क्षमता के हिसाब से देखें, तो तीसरे नंबर की आती है वर्ल्ड में।
ठीक है। तो ये 30 तक 7 ट्रिलियन। और मैं आज बता दूं, आज आप जब मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, आज अगर आपने मॉर्निंग में न्यूज़पेपर देखा होगा तो आपने एक बात देखा होगा कि जो हमारे नीति आयोग के पूर्व अध्यक्ष उपाध्यक्ष थे, नीति आयोग के जो पूर्व उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया साहब, उन्होंने कहा है कि भारत 27-28 तक 2027-28 तक 7 ट्रिलियन इकोनॉमी को क्या करेगा, अचीव कर लेगा, इसको प्राप्त कर सकता है। लेकिन मेरा गेस है कि 2030 तक होगा, ऐसी संभावना किसमें, इकोनॉमी सर्वे में की गई है, राइट। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस जेम के बारे में आपने सुना होगा, बहुत 2016 में इसकी शुरुआत की गई है। ये एक तरह से ऑनलाइन मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म है जेम, राइट। इस पे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस होता है, तो जितने भी हमारे विधायक हैं, मंत्री हैं, इसके माध्यम से क्रय विक्रय करते हैं, लेन देन होता है, तो ये गवर्नमेंट का है, जेम है। इसकी शुरुआत आपको याद रखना है 9 अगस्त 2016 की हुई थी। ये इकोनॉमी सर्वे में इसका उल्लेख किया गया है, क्योंकि जिस प्रकार भारत में बहुत सारी जो प्राइवेट सेक्टर की जो ऑनलाइन जो कंपनियां हैं, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, फिर ठीक है बहुत सारी कंपनियां हैं, तो उसी तरह से जैम है। पूंजीगत व्यय की बात करें, दो प्रकार की भी, एक राजस्व व्यय होता है, एक पूंजीगत व्यय होता है। जब मैं आपको इकोनॉमी पढ़ाऊंगा तो चीज़ों को बहुत ही अच्छे से और डिटेल में समझाऊंगा। ये जो पूंजीगत व्यय होता है, ये जीडीपी का कुल कितना हो गया है, इस पर 2.5% अब खर्च किया जा रहा है। पहले हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या थी कि हमारे देश में राजस्व व्यय पे ज़्यादा खर्च किया जाता है, पूंजीगत व्यय पे ज़्यादा खर्च नहीं किया जाता। परंतु अब धीरे धीरे पूंजीगत पे जो बीजेपी सरकार है वो धीरे धीरे पूंजीगत पे जो व्यय है उसको क्या करें, बढ़ा रही। जैसे अब देख भी रहे हो कि सारी सड़कों को क्या किया जा रहा है, चौड़ा किया जा रहा है, और सड़कों को बेहतर किया जा रहा है, पुल बनाए जा रहे हैं, फ्लाईओवर ब्रिज बनाए जा रहे हैं। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, इसी पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आते हैं। जो राजस्व व्यय होता है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे किसी का वेतन है, भत्ता है, पेंशन है, इस टाइप के जो सर्विस के लिए हम देते हैं वो राजस्व व्यय में आता है, ठीक है। इसको हम डिटेल में देखेंगे। सामाजिक क्षेत्र की भारत, ये जो इकोनॉमिक सर्वे है इसमें बताया गया है कि भारत सरकार द्वारा सामाजिक क्षेत्र में 21.3 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। कितना, 21.3 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। 2016 में ये जो आंकड़ा था वो सिर्फ मात्र 9.1 लाख करोड़ था, परंतु इतना 23 में जो है ये 21.3 लाख करोड़ हो गया। अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करें, स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें, तो पूरे जीडीपी का 2.2% ये हो गया है, हेल्थ सेक्टर में खर्च किया जा रहा है। ये सब स्टार के प्रश्न हैं, राइट। तो पूरे जीडीपी का कितना हो गया है, 2.2% किस में खर्च हो रहा है, हेल्थ सेक्टर में हो रहा है। शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 2070 तक भारत ने कार्बन उत्सर्जन के मामले में जो जीरो कार्बन की जो इसका टारगेट है वो 2070 तक अचीव करेगा। जीरो कार्बन का मतलब क्या होता है, इस पे प्रश्न पूछा गया है आईएएस में और यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है, राइट। तो यूपी पीसीएस ने इस पे प्रश्न पूछ लिया था कब, 2021 में। अब जाएंगे तो इकोलॉजी इन्वायरमेंट में जीरो कार्बन पे पूछा गया है ना, जीरो जो लक्ष्य पे। तो इसका मतलब ये होता है कि हम जितना उत्सर्जन कर रहे हैं, अगर हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, उतना अगर हम सोख सकते हैं, अवशोषित कर सकते हैं, तो मामला जीरो हो गया। सपोज दैट अगर हमने 100 टन कार्बन उत्सर्जित किया और हमने क्या किया कि 100 टन इसको अवशोषित कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया, तो ये कितना आ गया, जीरो। इसीलिए इसको माना जाता है जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य, राइट। तो ये 2070 तक तय किया गया है। आइए आरआर की अगर हम बात करें, रेपो रेट की बात करें, तो जैसा कि आप जानते हैं रेपो रेट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। किसके लिए, मॉनेटरी पॉलिसी का क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी का ये एक बहुत बड़ा टूल्स है, एक हथियार है। किसको, महंगाई इन्फ्लेशन को कम करने का बहुत बड़ा हथियार है। आपने देखा होगा कि आरबीआई जो थी, आरबीआई ने 2022 में रेपो रेट में कुल, अगर हम आपसे बात करें तो कुल 225 बेसिक अंक की वृद्धि की। इसका मतलब होता है 2.25% की वृद्धि की। इसके पहले ये आरआर कितना था, इसके पहले आरआर था 4%। अब कितना है, अब बढ़ के हो गया है 6.25%। तो इस बात को आप ध्यान में रखना, राइट। तो इतना रेपो रेट हो गया है। रेपो रेट क्या होता है, सामान्य भाषा में मैं बता दूं, रेपो रेट जो आरबीआई तब बढ़ाती है जब मार्केट में अगर महंगाई बढ़ रही है। महंगाई बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मार्केट में जो लिक्विडिटी है, किसकी, करेंसी की, जो पैसा की जो तरलता है, पैसा की जो मात्रा है, वो मार्केट में बहुत ज़्यादा है,
राइट। जब मार्केट में पैसा बढ़ जाता है तो चीज़ें क्या हो जाती हैं, चीज़ें महंगी हो जाती हैं, और महंगी होने लगती है तो उस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या करेगी, इस पैसे की मात्रा को अवशोषित करेगी, ठीक है, ऑब्जर्व करेगी, सोखेगी। तो आप इस बात को ये समझना कि जब मार्केट में जो पैसा बढ़ा हुआ है वो किसके माध्यम से सोखेगी, बैंकों के माध्यम से अपने पास लेगी। अब बैंक कैसे होते हैं, ये जो मार्केट में पैसा बढ़ा है ये बैंकों के ही माध्यम से बढ़ा है, क्योंकि बैंक बहुत बड़े लेवल पे ऋण देते हैं लोगों को, छोटे छोटे इंडस्ट्री को, एसएमएसएमई को, उसके बाद बहुत उद्योग हैं, धंधे हैं, पब्लिक है, बहुत सारे सेक्टर में वो ऋण देती है। तो इससे मार्केट में क्या होता है, इसकी तरलता बढ़ जाती है करेंसी की। तो फिर उसे खींचने के लिए क्या करेगा आरबीआई, उसको क्या करेगा कि ये जो आरआर है ना, रेपो रेट है, इसकी कीमत को बढ़ा देगा, राइट। एक तरह से ब्याज दर होता है ब्याज। अब जितने भी बैंक हैं वो क्या करेंगे, वो पब्लिक सेक्टर को पैसा न देके पता है क्या करेंगे, उस पैसे को आरबीआई में सीधा जमा कर देंगे, और उस पैसे पे आरबीआई क्या देगी, ब्याज देगी। तो जब ये अब मार्केट में पैसा न देके जितने भी बैंक हैं वो कहाँ जमा कर देंगे, आरबीआई में, तो मार्केट में पैसा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये मार्केट से पैसा खींचेंगे और किसको जमा करेंगे, उसको जमा कर देंगे, राइट, आरबीआई को जमा कर देंगे। एक मिनट मैं इसे थोड़ा सा साफ करके आपको दिखाता हूँ कैसे होगा। देखो इसको बहुत आसानी से समझना, जैसे देखो ये ऐसे समझना, ये मार्केट है और ये हमारे जो जैसे मान लीजिए एसबीआई बैंक है और ये आपका आरबीआई है, राइट। तो ये क्या करेगी, ये अभी इसको ऋण दे रहा है, मार्केट में पैसा दे रहा है, तो एसबीआई मार्केट से पैसा लेगा और आरबीआई को जमा कर देगा। फिर आरबीआई इसको क्या देगी, ब्याज देगी, ब्याज देगी, ठीक है। तो इस तरह से ये इसका मामला चलता है। तो ये इन्फ्लेशन को, स्पेशली इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का एक टूल्स होता है। जीएनपी की अगर बात करें तो जीएनपी इस समय 5 से नीचे आ गई है, लगभग ये आंकड़ा था कि 4.9 के आसपास होगी, लेकिन आपकी इकोनॉमी सर्वे में इसकी बात की गई कि लगभग 5 के आसपास है, 5 अंक के आसपास है। तो जीएनपी क्या होता है, ग्रॉस जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होता है, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है, सकल गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति होती है, राइट। इसका मतलब ये होता है कि आपने एनपीए सुना होगा ना, स्पेशल आप एनपीए को जानिए। तो एनपीए जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होता है, जैसे ये वे एसेट्स होते हैं, जैसे बैंक किसी को ऋण देता है, कर्ज देता है, राइट, कर्ज दिया और आप वो निर्धारित करता है कि आपको 90 डेज 90 दिन में उसको वापस करना है। अगर आपने उसे 90 दिन में वापस नहीं किया तो मामला किस में चला जाता है, एनपीए में चला जाता है। और इस तरह की सभी संपत्ति को किस में किया जाता है, ग्रॉस मतलब सकल, सभी की बात करता है, तो जीएनपी होता है। इसके अलावा एक होता है एनएनपी, ये तो जीएनपी हो गया, इसके अलावा क्या होता है, एनएनपीए होता है ना, एनएनपी होता है। तो ये नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होता है, राइट। इसमें क्या करते हैं कि जो ये वापिस हो जाते हैं उसको घटा के इसको निकाला जाता है। तो ये इसको भी हम सारी चीज़ों को डिटेल में देखेंगे। एमएसएमई के कुल ऋणों में वृद्धि कर दी गई है, क्योंकि भारत सरकार जो हमारे छोटे और मझले उद्योग हैं, जो भी छोटी छोटी हमारी इंडस्ट्री हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए क्या कहा, कुछ ने कहा कि अगर एमएसएमई कोई सेक्टर है तो जो भी बैंक ऋण देती है लगभग 30.6% को इसमें क्या कर दी गई है, वृद्धि कर दी गई, ताकि इनके पास बहुत ज़्यादा पैसे अवेलेबल हो। इसके पीछे मूल उद्देश्य क्या है, इसके पीछे मूल उद्देश्य कि लोगों को रोजगार मिलता है, क्योंकि जो एमएसएमई सेक्टर होता है ये रोजगार का हब होता है, सबसे ज़्यादा रोजगार यही सेक्टर देता है, बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं देती, उनके पास बस पैसे होते हैं। तो ये सेक्टर सबसे ज़्यादा रोजगार देता है, इसीलिए सरकार ने इस पे ऋण की जो मात्रा है उसको बढ़ा दिया है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा जारी, यूएनडीपी द्वारा, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, मैं एक चीज़ बता दूं, ये सूचकांक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका कहना यह है, यूएनडीपी ने इस सूचकांक के माध्यम से कहा है कि भारत 2005 और 6 से लेकर 19-20 तक अगर हम बात करें तो लगभग अपने यहाँ ना, लगभग मैं आपसे बता दूं, कुल 41.5 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है। अगर 5-6 से लेकर कितने, अगर 19-20 तक की अगर हम बात करें तो लगभग हमारे यहाँ 41 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। तो गरीबी जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, आईएएस और पीसीएस दोनों के लिए होता है। इस पे हम स्पेशली क्लास लेंगे तो हम गरीबी को अच्छे से डिस्कस करेंगे, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ एक भारत सरकार द्वारा एक योजना चलाई जा रही है लाइफ, जो स्पेशली पर्यावरण आंदोलन से संबंधित है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, जैसा कि आप जानते हैं 2047 तक भारत आत्मनिर्भर बनना चाहता है। किस पे, राष्ट्रीय हरित
हाइड्रोजन मिशन पे। जो हाइड्रोजन है वो आपका जो ईंधन है, ईंधन का एक बहुत ही स्वच्छ रूप है और इसकी जो क्षमता है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, राइट। तो इस पे काम चल रहा है बहुत तेज़ी से, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे साथियों, तो कृषि क्षेत्र में निजी भागीदारी तेजी से बढ़ रही है। मतलब जो हमारे निजी इन्वेस्टर हैं वो एग्रीकल्चर में भी अब ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। लगभग 3.9% की वृद्धि हुई है, ऐसा हमारा इकोनॉमी सर्वे कहता है। NFSA में मुफ्त अनाज मिलेगा। इसका मतलब ये होता है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में पारित हुआ था, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, और इसमें भारत सरकार ने तय किया है कि 1 वर्ष के लिए सभी लोगों को लगभग इसमें 81 करोड़, कितना 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज पूरे वर्ष से दिया जाएगा। वस्तु निर्यात की बात करें मेरे साथियों, तो लगभग भारत ने 332.8 अरब डॉलर का जो है एक्सपोर्ट किया है, वस्तुओं का निर्यात किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। अगर पीएम गति शक्ति, पिछली बार जो बजट आया था उसमें पीएम गति शक्ति के बारे में दिया गया था बहुत डिटेल से, उसमें एक सड़क पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है इस बार, और सड़क को जो है एक बहुत ही बड़े लेवल पे इसके लिए बजट आवंटित किया गया है। कृषि निर्यात की बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो कृषि निर्यात में भी बहुत तेज़ी से वृद्धि देखी गई है, क्योंकि भारत सरकार का मूल उद्देश्य क्या है? भारत सरकार चाहता है कि जो हमारे किसान हैं उनकी जो आय है वो कैसी हो, दूनी हो जाए, उनकी आय में वृद्धि हो। उनकी आय में वृद्धि करने के लिए उसने क्या, कृषि निर्यात को बढ़ावा दिया है, और 18% इसमें वृद्धि देखी गई। जैसा कि आप जानते हैं, जब गेहूं की कमी हो गई तो भारत सरकार ने गेहूं के निर्यात पे प्रतिबंध भी लगा दिया था। अगर ये स्टार का प्रश्न है, कुल निर्यात में कृषि का हिस्सा कितना है? अगर भारत जितना कुल निर्यात करता है 332.8 अरब डॉलर का, जितना 100% में से लगभग 10.9% एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है हमारे उसके निर्यात से संबंधित है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस तरह से हमने कुछ महत्वपूर्ण जो इकोनॉमी सर्वे के डेटा थे उसको देखे। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूँ, राइसा द स्टडी उम्मीद करती है कि आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी और आप स्वस्थ होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक ज़रूर किया करें, अच्छा लगता है, राइट। और मैं नेक्स्ट वीडियो आपका जो जितना बजट है मेरे प्यारे साथियों, बजट पे जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एक एक टॉपिक करके छोटा छोटा वीडियो 10-10, 15-15 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, 20-20 मिनट का, और आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। 2-3 क्लास में मैं पूरा बजट जो है डिस्कस कर लूँगा, जहाँ से आपके प्रीलिम्स एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, राइट। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद।